हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम करेंगे भारत एक खोज के पुस्तक के अगले प्रश्न। नंबर 10। हमें आरंभ में ही ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। आज की भारतीय संस्कृति की ऐसी कौन कौन सी बातें या चीजें हैं जो हजारों साल पहले से चली आ रही हैं? आपस में चर्चा करके पता लगाओ। उत्तर: हम भारतवासियों को आरंभ से ही ऐसी सभ्यता और संस्कृति प्राप्त हुई है जिसने हमें विशेष जीवन मूल्य प्रदान किए हैं। विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना और कठिनाइयों से बच निकलना हमें आता है। हमें बुजुर्गों की सेवा, शिष्टाचार, सच बोलना, मृदु व्यवहार, माता पिता का सम्मान, कर्तव्य पालन, अहिंसा आदि के उच्च भाव हमें भारतीय संस्कृति से ही प्राप्त हुए हैं। हमारे देश में सभ्यता का विकास अति प्राचीन काल से हुआ था। पूर्वजों के द्वारा अर्जित ये गुण हमारे पास अभी भी हैं जो हमें वंशानुगत रूप से प्राप्त हो गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 11। आपने पिछले साल 7वीं कक्षा में बाल महाभारत कथा पढ़ी। भारत की खोज में भी महाभारत के सार को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो। आप अपने साथियों से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हो और स्वयं उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हो, चर्चा करो। उत्तर: महाभारत में दिया गया सूत्र दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो। अपने भीतर जीवन की सच्चाई छुपाए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि दूसरे उसका सम्मान करें, उसकी सहायता करें, उससे मीठा बोले, धोखा ना दे, उसे सब प्रकार के सुख दे। परंतु जब हमारी बारी औरों के प्रति ऐसा व्यवहार करने की बारी आती है तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। हमारा अभिमान और बदले का भाव सामने आ जाता है तो हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। प्रश्न 12। प्राचीन काल से लेकर आज तक राजा या सरकार द्वारा जमीन और उत्पादन पर कर टैक्स लगाया जाता रहा है। आजकल हम किन किन वस्तुओं और सेवाओं पर कर देते हैं, सूची बनाओ। तो जनता से कर प्राप्ति के द्वारा ही कोई भी सरकार चलती है। समय समय पर कर प्रणालियों और इनकी दरें बदलती रहती हैं। आजकल हमें जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी वस्तुओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर देने पड़ते हैं। प्रमुख कर हैं आयकर, सर्विस कर, गृह कर, क्रय विक्रय कर, शिक्षा कर, संपत्ति कर, परिवहन कर, मनोरंजन कर, परिपथ कर आदि। आगे है प्रश्न नंबर 13। इसका क भाग। प्राचीन समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। और इसी का है ख भाग। वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं? अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची बनाओ। संकेत इसमें दिए गए हैं: खान पान, पहनावा, फिल्में, हिंदी, कंप्यूटर, टेलीमार्केटिंग आदि। तो इसमें क का उत्तर है कि हमारा प्रश्न नंबर क था। प्राचीन समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। तो इसमें हमारा क है। क का पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के समय फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं ने हमारे साथ व्यापारिक संबंधों को भारतीय संस्कृति के गुणों के आधार पर स्थापित किया था। सम्राट अशोक के द्वारा फैलाए जाने वाले बौद्ध धर्म को दूर दूर के देशों ने ग्रहण कर भारतीय संस्कृति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। ख भाग। वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं? अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची बनाइए। तो वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति ने विदेशी जीवन को प्रभावित किया है जिसमें विश्व पटल पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इन प्रभावों में प्रमुख हैं संगीत, सिनेमा, फैशन, पहनावा, योग, हिंदी भाषा, मसालों का प्रयोग, खान पान, शाकाहार, नृत्य, चित्रकला, धर्म, कंप्यूटर क्षेत्र। तो ये सारे हैं हमारे वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति में देखे जाने वाले प्रभाव। आगे है हमारा प्रश्न। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों की चर्चा है जैसे व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना,
दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाईखाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। वर्तमान में इन विषयों की क्या स्थिति है? अपनी पसंद के किन्हीं 2-3 विषयों पर लिखिए। वर्तमान में इन सभी विषयों के बारे में भरपूर जन जागृति है। व्यापार और वाणिज्य का स्वरूप और दिशा पहले की अपेक्षा तेजी से बदलती है। नगरों में ही नहीं, गांवों में भी सभी प्रकार की वस्तुएं क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। अब घर बैठे बैठे इंटरनेट के प्रयोग से टेलीमार्केटिंग की जा सकती है। किसी भी वस्तु की अनेक रूप रंग आकार में प्राप्ति की जा सकती है। बैंकों की व्यवस्था से व्यापार और वाणिज्य सरल हो गया है। तीव्रगामी वाहन और जहाज इस कार्य को सरलता से संपन्न करवाने में सहायक है। विवाह और तलाक के प्रति मान्यताएं बदल गई हैं। पहले की तरह समाज अब रूढ़ियों परंपराओं में बंधा हुआ नहीं है। कहीं कहीं कुछ बंधन अभी भी शामिल हैं, पर उनमें भी समय के साथ परिवर्तन आ रहे हैं। शिक्षा के प्रसार से ने मनुष्य की सोच बदल दी है। विधवा विवाह पर कोई रोक टोक नहीं है। जन्म मरण पर किसी का बस नहीं है। यदि पुरुष अपनी पत्नी के देहांत के बाद पुनः विवाह कर सकता है, तो स्त्री भी अपने पति के न रहने या उससे तलाक हो जाने पर पुनर्विवाह के लिए पुरुष के ही समान स्वतंत्र है। इसके विषय में सरकारी कानून बनाए गए हैं और सामाजिक मान्यताएं भी दी जा चुकी हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 16। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उन्हें खुद हमेशा उनके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे कौन कौन से सार्वजनिक कार्य हैं जिन्हें आप बिना किसी हिचकिचाहट के करने को तैयार हो जाते हैं? तो जीवन के सभी काम सरकार या राजा के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर पूरे नहीं होते। सार्वजनिक काम उनकी इच्छा के मोहताज नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए अभी भी हमें खुद सदा तैयार रहना चाहिए। अनेक गांवों में अभी भी शौच के लिए खुली जगह पर जाने का प्रचलन है, जो हानिकारक है। पॉलीथीन का निरंतर बढ़ता प्रयोग पर्यावरण के लिए अति हानिकारक है। इसका निर्माण और प्रयोग अनेक कारणों से सरकार के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, पर इसके इस्तेमाल और प्रयोग हो चुके पॉलीथीन को ठिकाने लगाना तो सार्वजनिक कार्य है। उधर गंदगी फैलाना हमें कष्टदायक नहीं लगता, परंतु वह अन्य लोगों के लिए कष्टकारी होता है। इसके निपटान का कार्य सार्वजनिक है। अपनी कक्षा से फटे पुराने कागज, पॉलीथीन आदि इकट्ठे करके केले के छिलके को उठाकर नाली में फेंक देने, सड़क किनारे लगे नल से व्यर्थ बहते जल को रोकने, सड़क पर पड़ी ईंट पत्थर को उठाकर एक तरफ रख देने के लिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के करने को तैयार हो जाता हूँ। प्रश्न 17। मध्यकाल के इन 7 रचनाकारों की अनेक रचनाएं अब तक आप पढ़ चुके होंगे। इन रचनाकारों की एक एक रचना अपने पसंद से लिखो। तो अमीर खुसरो, कबीर, गुरु नानक और रहीम, ये है हमारे कवि और ये है इनकी रचना। तो अमीर खुसरो ने खुसरो की पहेलियां, कबीर बीजक, गुरु नानक आशा दीवार, रहीम के दोहे। बात को कहने के लिए 3 प्रमुख तरीके अब तक आप जान चुके होंगे। अमिदा, लक्षणा, व्यंजना। बताइए नेहरू जी का निम्नलिखित वाक्य इन तीनों में से किसका उदाहरण है? यह भी बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसे कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की यह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि इससे कहीं अधिक प्रगति की होती। तो उत्तर, किसी भी बात को कहने के लिए 3 तरीके हैं, अमिदा, लक्षणा और व्यंजना। अमिदा, बात भाषा की जिस शक्ति से सामान्य प्रचलित या प्रमुख अर्थ प्रकट होता है उसे अमिदा शब्द शक्ति कहते हैं। और लक्षणा, मुख्य अर्थ की बाधा होने पर प्रयोजन के कारण
जब मुख्य अर्थ के साथ कोई अन्य अर्थ भी प्रकट हो तो उसे लक्षणा कहते हैं। और व्यंजना, अमिदा और लक्षणा की सीमा से बाहर पड़ने वाले अर्थ को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना पूरे प्रकरण या प्रसंग में होती है। नेहरू जी ने अंग्रेजों के कथन में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। उन्होंने अंग्रेजों पर इस बात के लिए व्यंग्य का सहारा दिया है कि उन्होंने भारत पर राज्य कर और हमें अपना गुलाम बनाकर हम भारतीयों पर कोई बड़ा एहसान किया है। यदि वे हमें गुलाम न बनाते, हमारा बोझा न ढोते तो भारतवासियों को राज्य करने का गुण प्राप्त ही नहीं होता। जैसे हम भारतीय तो अनाड़ी थे और हमने उन अंग्रेजों से देश चलाने और तरक्की करने की कला सीखी हो। प्रश्न 19, नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया। आपके विचार से आजादी की लड़ाई के बारे में कही गई ये बातें किसी नई ताकत की ओर इशारा कर रही हैं। वह व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्या किया जिससे ग्रामीण जनता को भी आजादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया? उत्तर, आजादी की लड़ाई के बारे में कही गई ये बातें ग्रामीण जनता की ओर संकेत करती हैं, जिसे महात्मा गांधी ने कांग्रेस के संगठन में प्रवेश करते ही परिवर्तित संविधान के अनुसार कांग्रेस को लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाकर किसानों का एक विशाल संगठन बना दिया था। इन लोगों ने आजादी की लड़ाई शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से लड़ने की ताकत थी। इस प्रकार गांधी जी ने ग्रामीण जनता को भी आजादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया था। प्रश्न नंबर 20, इसमें क भाग है। भारत पर प्राचीन काल से अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे, उनकी सूची बनाइए, समय क्रम में बनाएं और तो और भी अच्छा। और ख भाग है, आपके विचार से भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना इससे पहले के आक्रमणों से किस तरह अलग है? उत्तर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत पर हुए प्राचीन आक्रमणों के बारे में। तो ईस्वी पूर्व 326 भारत पर सिकंदर का आक्रमण, 711 ईस्वी पूर्व मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, 1026 ईस्वी महमूद गजनवी का आक्रमण, 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान को हराना, 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली पर आक्रमण प्रशासन, 1221 ईस्वी चंगेज खान का आक्रमण, 1290 ईस्वी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दिल्ली पर शासन, 1320 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली पर शासन, 1398 ईस्वी तैमूर का भारत पर आक्रमण, 1510 ईस्वी पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा, 1526 ईस्वी पानीपत का पहला युद्ध, बाबर ने लोधियों को हराया, 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, 1858 ईस्वी ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित किया। भाग आपके विचार में भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना इससे पहले के आक्रमणों से किस तरह अलग थी? तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने से ही हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सन 1748, 1757, 1764, 1766, 1769, 1782, 1799, 1819, 1849 ईस्वी में क्रमशः पांडिचेरी, प्लासी, बक्सर, कर्नाटक, मैसूर, मराठों, सिखों से युद्ध किया और 1958 में भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कर दी। इस प्रकार अंग्रेजी राज्य की स्थापना अन्य आक्रमणों से इसलिए अलग थी क्योंकि ये पहले व्यापार करने आए थे और व्यापार के बहाने धीरे धीरे सभी राज्यों पर अधिकार करते हुए सारे भारत पर राज्य करने लगे। आगे प्रश्न नंबर 21, इसमें क भाग, अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, अंग्रेजी सरकार भारत में शिक्षा के प्रसार को इसलिए नापसंद करती थी कि कहीं भारतवासी पढ़ लिखकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जाएं
और उनके शासन के लिए चुनौती न खड़ी कर दें। 21 का ख भाग, शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। क्यों? शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार को नियमों भारतीयों को शिक्षित करने के लिए थोड़ा बहुत काम इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उसे अपने प्रतिदिन का काम चलाने के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 22। ब्रिटिश शासन के दौर के लिए कहा गया कि नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। क्या आपको लगता है कि अब भी नया पूंजीवाद पूरे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा है उससे भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ रहा है? कैसे? उत्तर, हमें लगता है कि आज भी नया पूंजीवाद पूरे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा है उससे हमारे देश भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। देश में महंगाई बढ़ने से आर्थिक प्रगति की गति मंद हो जाएगी, गरीबी अधिक बढ़ जाएगी, अमीर अधिक अमीर होता जाएगा तथा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की दशा बिगड़ती जाएगी। आगे है प्रश्न नंबर 23। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर निम्नलिखित में किस तरह का बदलाव आया, पता करो। तो इसमें क भाग है, कांग्रेस संगठन में प्रवेश करते ही गांधी जी उसके संविधान में पूरी तरह से परिवर्तित करते हुए उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बना दिया। उसमें किसानों को भी प्रवेश दिया गया। आगे है ख, लोगों में, विद्यार्थियों, स्त्रियों, उद्योगपतियों आदि में। तो ख में किसान मजदूरों के साथ ही विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, स्त्रियों, बुद्धिजीवियों आदि ने भी गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उद्योगपतियों ने अपना रहन सहन सादा कर लिया। और इसी में आगे ग भाग है, आजादी की लड़ाई के तरीकों में। तो गांधी जी के आने से आजादी की लड़ाई सत्य, अहिंसा तथा शिष्ट ढंग से होने लगी। और इसी में घ भाग है, साहित्य, संस्कृति, अखबार आदि में। तो भारत के प्राचीन गौरव में साहित्य एवं मिली जुली संस्कृति का प्रचलन हुआ तथा अखबारों में भी अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक में लेख लिखे जाने लगे। वे भी गांधी जी के प्रशंसक थे। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।